आज प्रोग्राम में हम ओवरऑल तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली नज़र आ रही है या हम ये कहें कि कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, जो उन्होंने फ़ैसला करना है असम्बलियाँ तहलील करने का। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इमरान खान साहब का बयानिया है उसमें भी हमें थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ जो है अब फोकस जो है वो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तनकीद का। और अब ये दोनों चीज़ें कितनी इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, एक तरफ असेंबलियों को डिज़ोल्व करना ताकि प्रेशर बढ़े इलेक्शंस के लिए, और दूसरी तरफ जो सारा बयानिया है, फोकस है, वो इस पे रखना कि जनरल बाजवा ने क्या किया या नहीं किया। इमरान खान साहब आजकल हर जो स्पीच होती है, हर जो गुफ्तगू होती है उसमें इसका जिक्र ज़रूर करते हैं कि NRO 2 जो है वो जनरल बाजवा ने दिया। आज भी उन्होंने वकला से जब गुफ्तगू की, वीडियो खिताब उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने यही बात की कि किस तरह नैब जो था, जब वो पावर में थे, वज़ीर आज़म थे, तो नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, उसको बार बार काम करने से रोका जाता था और इसकी वजह जो थी वो जनरल बाजवा थे। इमरान खान साहब ने ये भी दोहराया, एक दफ़े फिर इल्ज़ाम लगाया कि NRO 2 भी उन्होंने ही दिया है। साथ में ऑब्वियसली उनकी जो न्यूट्रलिटी का बयानिया है उस पर भी बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि उसमें तब्दीली आई है, वो अब कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि आप न्यूट्रल ही रहें, मुदाखलत ना करें, जबकि शुरू में ऑब्वियसली वो एक मुख्तलिफ बात करते थे। पंजाब का अगर जिक्र करें, जहाँ सारा ये मसला अब फंसा हुआ है असेंबलियों के तहलील होने का, तो काफ़ी एक इंटेंस सी हमें सूरत हाल नज़र आ रही है और गैर यकीनी भी कुछ नज़र आ रही है। इमरान खान साहब की मुनसिलाई से एक दिन में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। सदर आरिफ अलवी भी काफ लीग की लीडरशिप से मुलाकात कर रहे हैं, और इसी तनाजुर में फवाद चौधरी ने ये भी बयान दिया है कि जो अगले इंतखाबात होंगे, काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे, जिससे ये फ़ायदा नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली हो सकता है जो PMLQ है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नेगोशिएट कर रही हो सीट्स के हवाले से, और कोई उनकी शरायत हों, जिन शरायत की बेसिस पर या कोई कमिटमेंट्स हों जो वो चाहते हों असेंबली तहलील करने से पहले। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया, सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद है रज़ा रूमी साहब, ये भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आमिर साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सर, इमरान खान साहब की जो इस वक्त तनकीद है सारी, या जो बयानिया जिसको हम कहते हैं, उसका सारा फोकस इस वक्त जनरल बाजवा पे आ चुका है। बहुत कम अब वो जिक्र करते हैं, वो तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने कह दिया वो जो अमरीकी साजिश थी ना, उसकी अब ज़्यादा बात होती है, ना इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रलिटी की इतनी बात होती है। अब नाम लेते हैं और जनरल बाजवा की बात करते हैं, जो और उन्होंने डर्टी हैरी और इस तरह की गुफ्तगू करते थे वो भी अब सुनाई नहीं देती। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? बात पूरे तनाजुर में देखना होगा। एक जमाना था कि जब जनरल बाजवा और इमरान खान की बड़ी गाड़ी छना करती थी, बहुत कुर्बतें थीं, और आपको ये बात भी हमें देखनी होगी कि जिस एंटी करप्शन नैरेटिव पे इमरान खान खड़े हुए हैं, एक जमाने में, मैं उससे पहले की बात करूं, जब राहिल शरीफ साहब आर्मी चीफ हुआ करते थे, तो आर्मी का वो एंटी करप्शन नैरेटिव हुआ करता था। राहिल शरीफ साहब ने जो काम किया था वही कि उन्होंने अपने इदारे में बहुत ज्यादा लोगों को जो है अकाउंटेबल होल्ड किया था, सजाएं दिलवाई थी, और उसको फिर वो उनका पूरा आर्ग्यूमेंट होता था कि अगर हमें क्राइम को और टेररिज्म को खत्म करना है तो हमें करप्शन को खत्म करना है। अच्छा, उस मोमेंटम को बाजवा साहब ने जारी और सारी रखा जब वो आर्मी चीफ बने, और उसके बाद हम देखते हैं कि पैनामा हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंतखाबात हुए, और हमने देखा कि इमरान खान साहब जो बढ़ती इक़्तिदार आ गए। तो शुरू का एक हनीमून पीरियड था, मतलब है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी का या फौजी क़यादत का और सिविलियन क़यादत का, वो बड़ा एक लोगों को एक खुशगवार हैरत हो रही थी, और बाज़ लोग ताने दिया करते थे कि जी एक पेज पर है। तो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंटेड है, मैंने और आपने देखी है, हमें कल की बात लगती है। फिर कहीं हुआ ये कि टुवर्ड द फैग एंड ऑफ द जो इमरान खान का आखिरी दौर था, उसमें ये लगा कि तरजीहात जो है बदल गई, और वो तरजीहात ज़ाहिर है कि जिस इमरान खान की तो उस पर उम्मीदों पे, तौक़्क़ात पे जनरल बाजवा साहब पूरे नहीं उतरे, तो हो सकता है कि जनरल बाजवा की तौक़्क़ात पर इमरान खान साहब बहुत सारी चीजों में पूरे ना उतरे हों। तो दोनों ही कुव्वतों ने एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मायूस किया। क्या खान साहब को ये सूट तो इस वक्त कर रहा है कि वो सिर्फ जनरल बाजवा पे फोकस कर रहे हैं, बट आपके ख्याल में क्या लोगों में ये मकबूल होगी बात? क्या उनको फायदा होगा सियासी, जो सिर्फ वो फोकस करें जनरल बाजवा पे? हर एक बात है कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की लहर पे खड़े हुए हैं ना, जिस मकाम पे खड़े हैं, इस वक्त वो जो भी पोजीशन लेंगे, जो उनके लोग हैं, जो उनको उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते रहेंगे। एक और उसमें आप जुमले का मैं इजाफा कर दूं, फिर आप रजा से पूछिएगा। वो ये कि बहुत सारे लोग इमरान खान को इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि इमरान खान के पास कोई बड़ा डायनेमिक प्रोग्राम है,
या उनके पास माशी मसाइल का सोल्यूशन है। लोग इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनके सामने फोर्सेस खड़ी हैं वो बहुत ज्यादा आवाम की नजर में डिस्क्रेडिट हुई हुई हैं, और उनको डिस्क्रेडिट He's the करने का best जो होता है option वो for the 5-10 people. साल 5-10 साल का नहीं था, 20 मतलब बच्चा जो कि 10 साल का था वो 30 साल सही का हो सर। गया, और उसको बताया गया कि जी पीपल्स पार्टी ये करती थी और नून लीग और शरीफ खानदान ये करता था। अब वो ठीक है बयानियां सर। बनाने वाले बदल गए, लेकिन वो जो जिसका यकीन आ गया, जिसके ईमान का हिस्सा बन गया, वो बदलने को तैयार नहीं है। तो इमरान खान को उससे जो बिल्कुल। फायदा हो रजा रहा साहब है, आप सर अब जरा रजा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर ले। जी रजा साहब, आपने सुनी आमिर साहब की बात, वो जो कह रहे हैं कि मकबूलियत खान साहब की इसलिए है क्योंकि जो दूसरी जमातें हैं वो शायद के लिए काबिल कबूल नहीं है या कम काबिल कबूल है। सर आप इससे इत्तेफाक करेंगे? देखिए आरिफा, मैं ये गुफ्तगू सुन रहा था, आपका सवाल भी सुन रहा था, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब वाकई ही में इस साल बहुत मकबूल हुए हैं। मकबूलियत को उन्होंने कभी, मेरे ख्याल से उनको इस लेवल की शायद पहले नहीं मिली थी जो उनको मिली है। लेकिन क्या इस मकबूलियत का आपको कोई काटे ब्लांच, कोई फ्री पास मिल जाता है कि आप किसी के ऊपर भी जो है वो हमला कर दें, आप जो है सच को तोड़ मरोड़ के पेश करें और आप उसी इदारे को बुरा भला कहना शुरू कर दें जो इदारा आपको सियासत में, जिसने आपको परवान चढ़ाया हो, इक़्तिदार की पे सीढ़ियाँ लगा के मसनद पे बिठा दिया हो। आई एम सॉरी। और दूसरी बात है कि जहाँ तक ये, और फिर मकबूलियत कोई आरिफा इस चीज़ की भी गारंटी या इस चीज़ का आपको लाइसेंस नहीं देती कि आप गलत बयानी करें या हाफ ट्रूथ पेडल करें। वो कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो खुद रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि उनको जनरल फैज़ की लीडरशिप में जो ISI थी वो अक्टूबर 2021 तक चला रही थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो उनके पास नहीं थी तो फिर वो जनरल फैज़ साहब का नाम क्यों नहीं लेते जो कि उनके माविन थे और उनकी गवर्नमेंट चला रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि वो MNS को लेके आते थे लेजिस्लेशन के लिए। जो सही चेयरमैन सर। नैब, जी चेयरमैन नैब के ऊपर जो वीडियो बनी और जिस तरह से एक खातून को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखा गया, बशीर मेमन को बुला के कहा गया कि आप ये केसेस बनाएं, ये सब चीज़ें पब्लिक रिकॉर्ड पर हैं। और ये बार बार उन्हीं के जलसों में कही हुई बातें जो है आसमानी सहीफे तो नहीं। वो एक सियासतदान है, ठीक है, उनका हक है कि वो पावर के हसूल के लिए जो मर्जी करें, लेकिन हमें जो सच है उसको सच को सच कहना पड़ेगा। जहाँ पे झूठ या हाफ ट्रूथ या नीम सच या नीम झूठ बात है उसको कॉल आउट करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई लाइसेंस नहीं मिलता किसी भी रहनुमा को कि वो बहुत मकबूल हो। जो तो इस तरह हिंदुस्तान में मोदी भी बहुत बिल्कुल मकबूल, ठीक सर। जी माफ तो करिएगा उनकी सर, आपकी बात काट रही हूँ। ज़रा मुनीज़े जहांगीर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। वेलकम टू द शो मुनीज़े साहिबा। मुनीज़े साहिबा, आपने दोनों की गुफ्तगू भी सुनी होगी। ऑब्वियसली इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है, तवज्जो है, वो इमरान खान साहब के बयानिए से ज़्यादा जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है कि असेंबली तहलील कर पाएंगे कि नहीं इमरान खान साहब, क्या वो कन्विंस कर पाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि नहीं। और ये इतला भी आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब गालिबन इस्लामाबाद आए हैं, मुलाकात करेंगे, यहाँ मुलाकातें करेंगे, यहाँ बहुत अहम। आप इसको किस तरह देख रही हैं? क्या विल PTI, विल इमरान खान प्रिवेल ओवर PMLQ? देखिए, जो मैंडेट है वो तो PTI का है इस वक्त, जिसके तहत जो है परवेज़ इलाही साहब चीफ़ मिनिस्टर बने हुए हैं पंजाब के अंदर, और ये बात उनको बखूबी वाकिफ़ है। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि किंग्स पार्टी कहाँ उनकी दर्जनों सीटें होती थीं और आज दे हैव बीन रिड्यूस टू वेरी फ्यू सीट्स इन द नेशनल असेंबली एंड ऑल्सो 10 सीट्स इन द पंजाब असेंबली। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अपनी सियासत को नहीं देख रहे, वो मोनिस इलाही की सियासत के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अगर उन्होंने मोनिस इलाही की सियासत को बचाना है तो फिर जाहिर है कि इवेंचुअली जो इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं उनको करना पड़ेगा। और एक बात का जो एहसास है वो ऐसा लगता है कि उनको है, चूँकि वो बार बार तकरीरें भी इस हवाले से करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो है वो ये भी बार बार कहते हैं कि जी हमें फिल फौर जो है फ़ैसले नहीं करने चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। फिर जो तरक्याती बजट है उसके हवाले से वो कहते हैं कुछ तरक्याती काम हैं, मंसूबे हैं जो नामुकम्मल रहेंगे अगर हम पहले ही असेंबलीज़ को तहलील कर दें। सो ज़ाहिर है अगर कोई उनसे पूछे तो वो असेंबलीज़ तहलील करना ना
चाहें, मगर अगर इमरान खान साहब ने ठान ली है कि जी हमने आगे असम्बलियाँ तहलील करनी ही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कंटिन्यू करे एज चीफ मिनिस्टर। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कानून में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि जी एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तरीके अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन जमा करा सकती है, और एक दफ़ा वो जमा हो जाए तो कुछ दिनों तक कम अज़ कम असम्बलीज़ तहलील नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि गवर्नर जो हैं वो भी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर को कि आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो आप दिखाएं। उसके लिए कानूनी पेचीदगियाँ ज़रूर हैं, मगर ये एक ऑप्शन उनके सामने है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी सूरत हाल को ऐसे बिगड़ने नहीं देगी। वो नहीं चाहेगी कि असम्बलियाँ, ख़ास तौर पे पंजाब की असम्बली तहलील हो जाए। तो वो ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, कानूनी ऑप्शंस, वो उनको आजमाएगी। और जहाँ तक हमारी इतलात है तो उन्होंने वकीलों से भी मशवरा करना शुरू कर दिया है कि हम अब क्या करेंगे अगर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो ये अनाउंस कर दें कि जी मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, और यही हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, क्या वो सोच रहे हैं इस सारे मामले पर। ऑब्वियसली इकोनॉमी के हवाले से इस पे हम बात कर। आमिर साहब, मुनीज़े कह रही थी अभी ब्रेक पे जाने से पहले कि हुकूमत भी अपने ऑप्शंस जो है वो देख रही है पंजाब हुकूमत की अगर असेंबली डिज़ोल्व होती है। अब PMLN जिसको कहते हैं ना, वन कुड से स्टक बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। असेंबलियाँ अगर डिज़ोल्व होती हैं तो उनके लिए मसला है, अगर खान साहब असेंबलीज़ नहीं भी डिज़ोल्व करते तो जो मुआशी सूरत हाल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वो उर्दू में कहते हैं ना या फारसी में कि ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, जो आपने अंग्रेजी में कहा है, तो वही सूरत हाल इस वक्त नून लीग की है। और जाहिर है कि जहां पर एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इमरान खान का चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, उससे कहीं बड़ा चैलेंज है वो मईशत का है। और जो भी हम वक्फे के दौरान बातें कर रहे थे कि जी सागदार बहुत उम्मीदों से आए थे और उनके बेस्ट बैट्समैन थे कि जी वो परफॉर्म करेंगे और वो जनाब डॉलर को 200 रुपए पे लेकर आएंगे, तो भी लोग कहते थे कि गैर हकीकी दावे हैं, ये इसको आप पूरा नहीं कर सकते। तो आज सूरत हाल ये हो गई कि मुल्क जो है ये कुछ भी कहते रहे। ये यकीन है कि बिल्कुल सही बात है कि सॉवरेन डेट डिफॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान, यानी कि जो हमने कर्जे लिए हुए बायलैटरल या मल्टीलैटरल, जो जिसकी सॉवरेन गारंटीज है, वो पाकिस्तान वापस करेगा। क्योंकि इसमें होता भी है कि वो जो दूसरे ममालिक हैं वो गुद्दी से नहीं पकड़ लेते, अमूमन रोल ओवर कर देते अगर आपकी कैपेसिटी ना हो देने की। लेकिन जो टेक्निकल डिफॉल्ट की लोग बात करते हैं वो तो हो गया हमारे मुल्क में। वो टेक्निकल डिफॉल्ट से क्या मुराद है? टेक्निकल डिफॉल्ट से मुराद ये है कि जनाब आपने गारंटीज दी थी मल्टीनेशनल कंपनीज को कि आप अपना डिविडेंड्स जो है या प्रॉफिट जो है वो रिपेट्रिएट कर सकेंगे, बाहर लेके जा सकेंगे। मार्च से रोका हुआ है इन्होंने ज्यादातर कंपनीज का। उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो कम से कम $1.5 बिलियन का है। एक जो नॉर्मल मुल्क होता है वो अपनी इंपोर्ट के बिल कम से कम पे कर सकता है। हमने $4 अरब की यानी कि $4 बिलियन की एलसीज रोकी हुई है, इससे ज्यादा की तादाद की, इसमें यानी कि हम अदरक और लहसुन भी मंगाने के काबिल नहीं बचे। अच्छा, उसी तरह आप देखें कि जो एयरलाइंस को वो जो टिकट फरोख्त होते हैं उसके कोई 225 मिलियन के करीब जो है वो हम लोग नहीं दे पा रहे। इसका मतलब है कि टेक्निकल डिफॉल्ट के जुमरे में आ गया। उसकी वजह से इतनी गैर यकीनी सूरत हाल हो गई है मार्केट्स के अंदर कि ज़ाहिर है कि डॉलर की आपने 3 मार्केट्स क्रिएट कर दी कि इंटर बैंक है, ओपन मार्केट है ऑफिशियल, जिसमें डॉलर नहीं मिल रहा, और फिर लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। क्योंकि ब्लैक में खरीद रहे हैं तो उसकी वजह से आप देखें कि लोगों ने जायज तरीके से रेमिटेंसेस भेजना बंद कर रहे हैं या कम हो गया, उसके अंदर 14-15%, 16% तो कमी आ चुकी है। तो इतनी ये भयानक सूरत हाल है। और जितना ज्यादा ये मतलब जैसे अभी एक बड़ा मकबूल उन्होंने फैसला किया सागदार साहब ने कि 10 रुपए तेल की कीमतों में कमी कर दी, लेकिन ये उसी तरह का फैसला है कि जो इमरान खान ने किया था तेल की कीमतों में कमी करके, कि आपकी मईशत सपोर्ट नहीं कर सकती इन चीजों को। और तो होना ये चाहिए था कि आप जो है अगर बढ़ाए ना तो कम से कम जिस लेवल पर है वो रखें, और उसके साथ साथ आपको इकदाम जो 6 महीने पहले करने चाहिए थे उसका डिस्कशन इन्होंने अब शुरू किया है। वो है कि जी अपनी एनर्जी को कम करना, यानी कि डे लाइट आपके अंदर आप दुकानें खोलें, आप डे लाइट सेविंग्स और ये सब फैसले जी, मतलब उसमें एक एस्टिमेट है कि $3.5 बिलियन आप कम, अगर 28 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है एनर्जी की, हम $3.5-4 बिलियन कम कर सकते हैं। तो इसी तरह पाम ऑयल की आप इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं। दे आर मोर देन 3.5 बिल्कुल सर, ये फैसले उन्होंने देर कर दिए, अगर बिल्कुल नहीं किया जी। बिल्कुल सही जी। रजा साहब, यही जो ऑब्वियसली जो मुश्किल फैसले हैं हुकूमत के लिए करने के लिए, और एक तरफ जैसे अभी जो आमिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कीमत पेट्रोल की कम कर दी, दूसरी तरफ ये बार बार गुफ्तगू की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक तरफ जैसे मुनीज़े साहिबा जिक्र कर रही थी
कि वो कोशिश उनकी पूरी होगी कि असेंबलीज ना टूटें, डिज़ोल्व ना हो पंजाब की। पर सर, क्या एट द बैक ऑफ द माइंड क्या ये भी हो सकता है हुकूमत के दिमाग में कि अगर कहीं इलेक्शंस करने पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, और नवाज शरीफ साहब की जैसे इत्तला आ रही है कि वो वापस आने वाले हैं, इट कुड बी टू लीड द इलेक्शन कैंपेन? देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स का ताल्लुक है तो वो तो ये पब्लिक में तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं, हो जाए इलेक्शन। अब ज़ाहिर बात है, ये इस तरह के दबंग किस्म के बयानात जो होते हैं वो अपने मुखालिफिन, और इस केस में इमरान खान साहब की जो है वो उन्हीं को वो बता रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हुकूमत की इस वक्त जो सिचुएशन है, खसूसन जो मईशत की है, उसमें वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इलेक्शन में जाना, क्योंकि अगर तो इन हालात में वो इलेक्शन में जाते हैं तो यकीनन PMLN को बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और पंजाब में भी, जैसे कि हम ज़िमनी इंतखाबात में देख चुके हैं। और पिछले सेगमेंट में हम यही तस्करा कर रहे थे कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बेपनाह बड़ी है इस साल में। तो ये तो तयशुदा बात है कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि इसको मज़ीद खींचो, जितना आगे कर सकते हैं, अपने वक्त पर ही इलेक्शन हो। बल्कि वो तो ये भी र्यूमर्स छोड़ रहे हैं कि जी शायद असेंबलियों की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए, या धमकी है या र्यूमर है या जो भी, वो इस तरह की फीलर्स छोड़ते रहते हैं। बहर कैफ उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही हो, ताकि उनको कुछ मौका मिल जाए हालात को स्टेबलाइज करने के लिए। मगर यहाँ पर मसला जो है वो ये अब नहीं रहा कि इमरान खान साहब क्या करें, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब के तो बहुत से कार्ड्स जो उन्होंने खेले वो यके बाद दीगरे फेल हो गए। अब ये आखिरी पत्ता है सूबाई असम्बलियों का जो उन्होंने खेल दिया नवंबर के आखिर में। सही अब सर। वो फिर कुछ 17 को उसके बारे में कोई और ऐलान करेंगे। वो अपनी सपोर्ट बेस को चार्ज रखना चाहते हैं। दर हकीकत वाकया कुछ ऐसा है कि खान साहब भी उनकी अपनी जो इत्तेहादी हैं पंजाब में, और जो उनके अपनी पार्टी के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो नहीं चाहते कि फिलफौर इलेक्शन हो जाएं, क्योंकि उनको सूबाई हुकूमतों से जितना फ़ायदा उठाना है, डेवलपमेंट फंड्स निकालने हैं, वो किसी ठीक भी है सर। सूरत अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल जी। जी मुनीसा साहब, ये जो रज़ा रूमी साहब ने बात की, अब इसको आप किस तरह देख रही हैं? जो PMLN की तरफ से ये गुफ्तगू की जाती है या ये आइडिया फ्लोट किया जाता है कि जी इलेक्शंस जल्दी क्या, वो तो वक्त पे नहीं हो सकते, मईशत की सूरत हाल ऐसी है कि असेंबली की मुद्दत या हुकूमत की मुद्दत को एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या इसमें आपके ख्याल में कोई सच्चाई है? और दूसरा ये कि इसकी कोई लीगल ऑप्शंस भी हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे इल्म है कि क्या लीगल ऑप्शंस हैं, तो ऐसा कोई कानून नहीं जिसके तहत ये असेंबली की टर्म्स को एक्सटेंड कर दें, अनलेस दे प्रोक्लेम एन इमरजेंसी। और उसके भी कुछ ज़ाब्ता अखलाक होता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप किन कंडीशंस के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो इतना आसान होगा कि आप असेंबलीज़ की टर्म जो हैं उनको आप मज़ीद 1 साल एक्सटेंड कर दें। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन PMLN और बाकी जमातें इकट्ठी मूव कर रही थी, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो शायद इतने खुश नहीं थे, और उन्होंने ये पहले भी उनको कहा था कि शायद ये बेहतर है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ले, और उसके बाद जो है असेंबलीज़ जब अपनी टर्म पूरी कर लें तो हम इलेक्शंस करें, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करें। ये उनकी बहरहाल एक थिंकिंग रही, मगर बहरहाल बाकी पार्टी या जो दीगर लोग हैं उन्होंने उनको कन्विंस किया कि नहीं जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन ही एक वे फॉरवर्ड है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उन्होंने ये बात जो कही, जो हमारे सोर्सेज भी हमें बताते हैं, वो यही थे कि अगर आप इस साल बजट सख्त दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि जो अगला बजट होगा जून में जो आने वाला साल है, उसके अंदर आप बजट जो है वो आप प्रो पीपल बजट दें, और फिर आप इलेक्शंस के अंदर जाएं। मगर देखिए, जो हालात बन गए हैं वो हम सबके सामने हैं। एक उम्मीद लगाई हुई थी कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो मदद कर देगा, UAE से मदद आ जाएगी, मगर वो मदद जो चाहिए थी वो अभी तक आई नहीं। ख़ुद इसहाक डार साहब ने कहा कि जी सऊदीज़ जो हैं वो अपनी विज़िट से मुंसलिक कर रहे हैं, वो लोन देना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो पहले लोन का अनाउंसमेंट कर दें, बाद में आएँ। तो वो मदद उनको मिली नहीं। अब ख़ुद मिफ्ता साहब ये कह चुके हैं कि जो IMF का लोन है वो और जो बाकी लोन्स हैं वो आपको तभी मिलेंगे अगर आपको IMF का लोन मिल जाता है, नेक्स्ट ट्रांशे आपको मिल जाता है, तो वो उससे मुंसलिक है। तो अब यही बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ये मईशत को कंट्रोल ना कर पाए
तो जून में ये क्या ये इस पोजीशन में होंगे कि ये प्रो पीपल बजट दे दें, और ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब वेरी क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा वक्त है और इत्तला आ रही है, आई जस्ट टेक दैट इशू टू आमिर ज़िया साहब। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी जिक्र करना है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐलान कर दिया है छोड़ने का। ऑब्वियसली ये भी एक बहुत अहम खबर है, इस पर भी बात कर लेंगे। और साथ में ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले पे क्या सोच रही है। आमिर ज़िया साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि मुस्तफा नवाज खोखर यकीनन अहम आदमी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन याद रखें कि पीपल्स पार्टी को बड़े कदावर सियासत ने छोड़ा है। तो अमूमन ये होता है कि पार्टी प्रिवेल की, जब वो पार्टी से निकल गए तो उनका कोई इतना मौसर किरदार नहीं रहा। ये हम देख रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, फिर बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में हमने देखा, और अभी क्योंकि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी एक तरफ है तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात ये कि तो सबसे जो मजे में पोलिटिकल कोई पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तनकीद का जितना भी रुख है वो नून लीग के ऊपर है, और नून लीग की मेक और ब्रेक लड़ाई होगी पंजाब में वर्सेस पीटीआई। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी वो साउथ पंजाब में थोड़ा सा अपने गेंद एक्सटेंड कर सकती है, और उसकी जो टर्फ है अंदर इसकी रूरल सिंध की, दही सिंध की, वो इसी तरह महफूज है और मजबूत है। और गालिबन क्योंकि एमक्यूएम बुरे हालों में और पीटीआई इतनी मुनज़्ज़म नहीं है शहरी सिंध में, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी शहरी सिंध में भी अपनी खराब कारकर्दगी के बावजूद जो है वो 2-4 नशिस्तें ज्यादा ले ले। तो पीपल्स पार्टी में समझता हूँ बड़े सुकून से है, और बिलावल साहब की अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, उनका एक्सपोजर उनको अच्छा मिल रहा है, तो सब उनकी पांचों घी में है इन पूरे हालात में। क्योंकि फर्ज करें इलेक्शन होते हैं, जो भी मलबा गिरेगा वो आप यकीन माने डार साहब पे गिरेगा, नवाज शरीफ साहब पे गिरेगा और नून लीग पे गिरेगा, पीपल्स पार्टी पे नहीं गिरने का। तो बड़ी जहानत से उन्होंने वो काम किया है। फिर आप देखें कि उनकी जो बिटरनेस है, तलखी है, वो पीटीआई के साथ उतनी नहीं है। अभी जो आप उसी के इमरान खान पर तस्करा कह देते हैं, जरदारी पे भी तनकीद करते हैं, जरदारी साहब पे भी और बिलावल पे भी, लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो बैटल ऑफ पंजाब है, वो होनी है जनाब पीटीआई और नून लीग के दरमियान। वहां पर इनके कले में नून लीग के शिगाफ पड़ चुका है। सेंट्रल पंजाब, मरकजी पंजाब में भी अगर आप देख लें, खसूसन जो अपने यूथ की बात करें, नौजवानों में बात करें, कि वो लोग नहीं देखते कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मोरूसी सियासत है, कि जी भाई होगा, समधी होगा, बेटा होगा, भतीजा होगा, एक ऐसी जमहूरियत है। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, फिर जाली जमहूरियत है। बिल्कुल सही, माफ करिएगा आमिर साहब, यहाँ रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आमिर ज़िया साहब ने जिक्र तो कर दिया, पर सर कई दफ़े लगता है कि जैसे पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी कुछ कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। आज का ही आप वाक़या देख लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा कि हम तो रूस से तेल ही नहीं ख़रीद रहे। मुसद्दिक मलिक साहब कुछ दिन पहले कह चुके थे कि हम तेल खरीद रहे थे। फिर आज मुसद्दिक मलिक साहब को एक वो मतलब कि वो कहते हैं ना कि क्लैरिफिकेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी सारे उस मामले पर। जी देखिए, बात यह है कि उससे पहले कि मुसद्दिक मलिक की बात पे मैं कमेंट करूं, ये अभी जो खबर आ रही थी कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने क्विट कर दिया है पीपीपी में, इस पे ब्रीफ मैं ब्रीफ कमेंट करना चाहता हूं आरिफा, कि मुझे बहुत दुख है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर एक ज़बरदस्त किस्म के यंग इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, उस तरह के सियासतदान, बासूल किस्म के सियासतदान जिसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। और ये बड़े अफसोस का मकाम है कि उनका निकलना इस पार्टी से एक तरह का जुल्म है, और इस चीज़ की निशानदेही है कि हमारी बड़ी पार्टियों में डाइसेंट की गुंजाइश नहीं रही, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो पीटीआई हो। ज़रा सी कोई आप लाइन इधर से उधर हो जाए, पार्टी लाइन या लीडर की लाइन, ज़रा सी तनकीदी बात हो जाए, तो ये आलम हो जाता है कि अच्छे खासे एसेट्स को लूज़ कर दिया जाता है। देखिए खान साहब का, तरीन साहब के साथ जो मामला हुआ, या अभी हाल में फैसल वाडा भी उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ की पार्टी में भी लोग बहुत सारे गए निकल कर, तो ये एक जुल्म की बात है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जी, मैंने कहा ये मैं एक कमेंट ऐड कर दूं। बाकी रही देखिए, बाकी रही मुसद्दिक साहब के बयानात की, या जो दीगर ऑयल एंड गैस के मामला, इकोनॉमी के मामला, तो मैं आपको ये बता दूं, ये ब्रेथ आउट ऑफ इट्स विट्स दिखाई देती है और डगमगा रही है। इसकी माशी पॉलिसी, इसकी बहुत सारे जो अज़ाइम थे ठीक करने के मामलात को, वो कामयाब नहीं हो पा रहे। जी सही। जी मुनीज़े साहिबा, ये एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जिक्र है ही सही, पर ये भी अब लग रहा है कि और इत्तेहादी भी कुछ खुश नहीं है। जिस किस्म की रेकोडिक के मामले के ऊपर अख्तर मेंगल साहब का रिस्पांस आया, या JUI फे का भी अगर आप देखें, अब कोलिशन को इकट्ठा रखना भी कहीं ये ना हो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाए पीएमएलएन के लिए, उतना ही बड़ा जितनी मईशत है। नहीं जी, बहुत बड़ा चैलेंज है जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ रखना, और इसके ऊपर
अख्तर मेंगल साहब ने अपनी पार्लिमानी अपनी जो कमेटी है, जो पार्टी की कमेटी है, उसकी इजलास भी बुला लिया है और उन्होंने ये एक टॉक शो में कहा भी कि अगर इस तरह बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूसर्व करके सेंटर को दे दिया जाएगा और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और जो हमारा हक है हमारे वसाइल के ऊपर अगर वो हमारे से ले लिया जाएगा तो फिर हम इस हुकूमत के साथ जो है नहीं रह पाएंगे। तो ये भी बात उन्होंने कही। JUI-FA ने सेनेट के अंदर इसको भरपूर तरीके से इस बिल की अपोजिशन कही है। तो लाजमी है कि जो कोalition गवर्नमेंट है उसके लिए ये गवर्नमेंट चलाना इतनी देर आसान नहीं होगा। बहरहाल अगले साल तक तो इन्होंने ये गवर्नमेंट जो है ये चलानी है। एक बात मैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेनेट की कमेटी के वो चेयरपर्सन रहे हैं एज जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है और मैं समझती हूँ कि जो पिछले सालों में हम इतने सालों से कवर कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को और बहुत कम हमने वहाँ पे हरकत देखी है, मगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने सेनेट की कमेटी के अंदर ना कि सिर्फ ऐसे इश्यूज़ उठाए जो आम आदमी को जो है उससे जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्होंने उन मुकद्दस गाय के ऊपर भी हाथ उठाया और उनसे भी सवालात किए जिसे बाकी सियासतदान पूछते हुए डरते हैं। जिस तरह बलोच स्टूडेंट्स को उठाया गया और जो एहसासे महरूमियाँ इसी से बढ़ती है ना कि जब आप बलोच स्टूडेंट्स के ऊपर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप पर्चे कराएं, सेडिशन के पर्चे कराएं, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उनके भी केसेस उठाए और कहीं और लोगों के उठाए। तो मैं समझती हूँ उनके अंदर एक जज्बा है और एक नेचुरल सिंपैथी है ह्यूमन और अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ की, जो ज़्यादातर सियासतदानों में अनफॉर्चुनेटली अब हम नहीं देखते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का ये वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी